Assalamu alaikum and welcome to CXO Business Flicks. Myself, Shah Abdullah Raza, once again with you with the very much in demand people, Farooq Saab and Nan Saab, जिनका last time हमने cloud के ऊपर बात की, cloud technology, cloud computing के ऊपर बात की, and we had good reviews and good sessions, and based on the feedback, and thank you once again to all the viewers for the feedback and the valuable feedback that we have received. We now have another participant with us, and which is our very well known Mr. Ashfaq Saab. Ashfaq Saab, basically, we all know he's a GM IT at ESU Pakistan, and Ashfaq Saab is here with us to add furthermore perspective related to industries and what the challenges are related to cloud adoption in Pakistan. Last time हमने जो बात की थी उसमें we had discussed and we quite detailed हमने discussion किया, जिसमें कि फरूक साहब ने और अदनान साहब ने अपने experiences से बताया कि हम cloud technology और on prem से, या हमें ये जो एक journey है, हमें बड़ा एक important बड़ा interesting चीज आई थी, cloud is a journey we can delay but we cannot escape. तो उसी यहीं से हम लेके चलते हैं और अशफाक साहब से पहला अपना एक क्वेश्चन करते हैं. अशफाक साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू अदनान साहब एंड फारूक साहब वंस अगेन. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल अशफाक साहब से यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि लास्ट टाइम हमने बात की थी, फर्दर हम लेके चलते हैं. लेट अस टच बेस अपॉन द क्लाउड एडॉप्शन एंड पाकिस्तान, व्हिच में आप चैलेंजेस भी या वैसे आप क्या किस तरह से देखते हैं? Thank you for giving me opportunity to talk about this topic. Cloud जैसे बात अब्दुल्ला ने शुरू की कि उसको डिले तो किया जा सकता है बट अवॉइड नहीं किया जा सकता, because this is we need to basically take it up this. पाकिस्तान में क्लाउड के चैलेंजेस तो काफ़ी हैं बट साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं. मैं कुछ चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में अगर डिफाइन करूं, जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक्चुअली ट्रस्ट का फैक्टर. लोगों का ट्रस्ट जो है वो एक्चुअली इस तरफ ज़रा थोड़ा मसाइल हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ा स्लोली ही अडॉप्ट की जाती हैं, ताकि वो वेस्ट में देखा जाता है और नेबरिंग कंट्रीज में देखा जाता है कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. अवेयरनेस का थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी अवेयरनेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और साथ साथ जो अपर मैनेजमेंट सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है. जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको एक्चुअली इसके अंदर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा. उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली क्लाउड इज द फ्यूचर. बिजनेस साइजेस पे भी बहुत डिपेंड कर रहा है. अब बहुत सारी कंपनीज जो है ना एक्चुअली बहुत प्रोग्रेसिव होती हैं तो वो उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रही हैं, लेकिन जो कंपनीज थोड़ा सा डिले या थोड़ा टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा आप ये कहें कि अडॉप्ट नहीं करती चीज़ों को, वहाँ थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं. अभी एक थोड़ा एजुकेशन के मसाइल हैं, थोड़ी अवेयरनेस के प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको वो बेसिकली देख रहे हैं. चेंज मैनेजमेंट हमारे यहाँ, चाहे ये तो क्लाउड है, वैसे भी बड़ा चैलेंज ही रहता है. कोई भी टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करते हैं उसमें, चाहे दुनिया जहान के अंदर कहीं भी हो, चेंज मैनेजमेंट हमेशा एक रिमेन अ चैलेंज. उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है. टेक्नोलॉजी रेडीनेस, ये एक मेरा ख्याल ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा टेक्नोलॉजी के ऊपर वो थोड़ा घबराती हैं. हमने तो यही देखा है कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, सपोर्ट के मसाइल हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड अवेलेबल हैं. उस पे इतनी ज़्यादा आपको पता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस एरिया के अंदर बड़ी लिमिटेड है. तो इस हवाले से एक्चुअली ज़रा थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और इस पे होगा कुछ होगा. तो दूसरा, इन्वायरमेंटल फैक्टर बड़ा डिपेंड करते हैं यहाँ पर. लोगों के साथ एसोसिएशन बहुत पुरानी होती है, पार्टनर्स के साथ, वेंडर्स के साथ सालों से काम कर रहे होते हैं, वो भी इन चीज़ों को थोड़ा
पुश करने में थोड़ा सा जो है ना अपना बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। कहते हैं whenever there is a change there is a resistance। हाँ, तो वो वहां से भी जरा थोड़ा सा वो डराते बहुत हैं, करने से पहले, काम करने से पहले उन चीजों पे डराते बहुत हैं। तो ये एक हमारा है। और एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इंटरनेट की रिलायबिलिटी। क्लाउड आने के बाद आपकी जो आपको 99.9% या आपको 100% अप टाइम देना है, और यहाँ क्लाउड इंटरनेट की जो स्पीड है उसमें काफी मसाइल हैं और इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ अगर एक्टिविटीज हो या कुछ बैंडविड्थ वगैरह के हवाले से काम हो तो फिर कुछ वो किया जाता है। एक और फैक्टर मैं देख रहा हूँ जो एक्चुअली वो मैंने थोड़ा सा पर्सनली इन चीजों को देखा कि लोकल जो थर्ड पार्टी ऑडिट्स हैं क्लाउड्स के, वो भी जरा थोड़ा उस पे भी काम करने की जरूरत है। यहाँ मैंने कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी जो एक्चुअली क्लाउड के हवाले से कोई ऑडिट्स वगैरह के ऊपर काम कर रही हो। तो ये चीजें, अच्छा मैंने कुछ थोड़ा सा मेरा अपना प्रोस्पेक्टिव है कि अगर आप क्लाउड के ऊपर जाते हैं तो क्या चीजें देखी जाती हैं पाकिस्तान के अंदर जो आप बेसिकली जिनको आप यू कैन टेक अप और आप डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम मैंने देखा लोकल प्रोवाइडर्स के साथ, एक तो ये है कि ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस एरिया के अंदर इतनी है नहीं, और जो भी क्लाउड्स हैं वो शायद फ्यू मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान के अंदर बने, और वहां पर भी इतनी रेडीनेस नहीं। आई वाज जस्ट लुकिंग आर्टिकल, वहां पे मैं देख रहा था कि अभी दुबई ने एक क्लाउड डेटा सेंटर बनाया है और मोर देन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने सिर्फ उसके अंदर की है। सो हमारे पास इस तरह के एक्चुअली वो इन्वायरमेंट के जो है प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट जैसे ही आएगी तो ये शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी। पार्टनरशिप्स नहीं है अज़ोर के साथ या आपके AWS के साथ, इन चीजों के साथ लोकल पार्टनरशिप बहुत लिमिटेड अवेलेबल है। मैंने इसके 8 फैक्टर्स थोड़े से बनाए हैं जो मैं समझता हूँ कि एक्चुअली लोकल, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से आंसर करूं कि अगर आप सिलेक्शन करें किसी भी लोकल क्लाउड वेंडर को, तो आप ये देखिए कि एक्चुअली क्या चीजें हैं कि वो आया इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं या नहीं है। कि जो बड़े नाम है, जैसे हम AWS की बात कर रहे हैं, Azure की बात कर रहे हैं, या और जो डिफरेंट किस्म के इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें आप कहते हैं आंखें बंद करके जो जस्ट आप क्लिक करते जाए और आप यू कैन आप अपनी मशीन्स को डेवलप करते जाएं, सर्विस को दे दें। तो सबसे पहली चीज जो मैं देख रहा हूँ वो बेसिकली जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि टेक्नोलॉजी रोड मैप क्या है, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज का रोड मैप उनके पास क्या है। जैसे 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो हम हमेशा बात करते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इन चीजों के ऊपर क्या एक्चुअली किस तरह की चीजें अवेलेबल हैं उनके पास, क्योंकि बात यही है, सॉफ्टवेयर CRM किसी को चाहिए, तो जब तक वो ऑरेकल के साथ पार्टनरशिप नहीं होगी तो वो सॉफ्टवेयर, उस तरह का सॉफ्टवेयर उनको अवेलेबल करना बहुत मेरा ख्याल से। अब मैं कुछ नई चीजें देख रहा था, जैसे मिसाल के तौर एवरीथिंग इज अ सर्विस, और एक जो अब कंटेनराइज का टाइम है तो एक चीज मुझे ये भी नजर आई कि कंटेनराइज एज अ सर्विस। सो दैट्स, ये लोकल लोगों के पास अवेलेबल है या नहीं है, ये चीजें हमें देखनी है। सिक्योरिटी एंड बिजनेस पॉलिसीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक SOPs, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोकल वेंडर्स हैं, जो लोकल अवेलेबल वेंडर्स हैं, वहां पर ये देखी जाए। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स वो किस तरह के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही बात कर रहा था कि हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि क्लाउड का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी है। तो अगर आपके SLAs या आपकी जो बेसिकली कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स ही वायबल नहीं है तो आप किस तरह से उसको, हाउ कैन यू टेक इट ऑन द नेक्स्ट लेवल। फिर जो क्लाउड के, मैं पहले भी ये बात कर रहा हूँ, क्लाउड के जो लोकल क्लाउड्स अवेलेबल हैं उनमें पार्टनरशिप्स किस तरह की हैं, लोग कोलैबोरेशंस अवेलेबल हैं नहीं है ऑरेकल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, या जो भी बेसिकली इंटरनेशनल सेल्स फोर्स हैं या इस तरह की चीजें, उनके साथ पार्टनरशिप्स अवेलेबल है या नहीं है, ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है। डेटा सेंटर या उनके पास जो भी डेटा सेंटर है उनकी सर्टिफिकेशंस
अवेलेबल है या नहीं है। सेंटर्स हाँ, जैसे हिपा की हम बात कर रहे थे दी अदर डे के, हिपा है या लोकल रेगुलेटर्स हमारे हैं, स्टेट बैंक हो गया, या हम इंश्योरेंस में SECP वगैरह को देखते हैं, तो वहां पर बेसिकली क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, सर्टिफाइड हैं, कंप्लाइंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर एक जो इम्पोर्टेंट वो मैं देख रहा था वो है कि माइग्रेशन में कितना स्मूथ जो है वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। माइग्रेशन अगर मैं अपना एक ऑन प्रेम से लेके क्लाउड पे लेके जा रहा हूँ तो मेरी माइग्रेशन में क्या सपोर्ट अवेलेबल है, प्लग एंड प्ले है। अच्छा, एक और चीज जो वैसे ही जस्ट आई वाज थिंकिंग कि आप चले तो गए, क्या ऐसी कोई एग्जैक्ट पॉलिसी है वहां से या नहीं है, या एक दफा फंस गए तो आप कहेंगे नहीं बस ये आपको क्लाउड ही यूज करना है, उससे वापस आने का कोई तरीका नहीं है। तो ये लोकल लोगों के पास ये अवेलेबल है या नहीं है? वेंडर लॉकिंग तो नहीं हो जाएगी? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप यहाँ गए और आप फंस गए और आपको वो कहेंगे नहीं अब आपको इतना ही पैसा पे करना है और आप जो है वो। फिर जो मैंने एक चीज ये देखी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं इसको लोकल के ऊपर मैप करूं तो इसमें बेसिकली जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये सारी चीजें लोकल में बड़ी लिमिटेड हैं, अवेलेबल हैं अभी। बाकी AWS या Azure जिसकी अब ये एक्सपर्ट्स बैठे हैं यहाँ पे, दिल बेसिकली लेट अस ऑल नो कि ये सारी चीजें वहां पर शायद अवेलेबल है। तो लोकल ये चैलेंजेस हमारे पास हैं। मैं फारूक भाई की तरफ आता हूँ। फारूक भाई सबसे पहले तो आप फारूक भाई आपके पास में आता है एक आउट ऑफ ऑल द स्पेसिफिक एंड वेरी रेलेवेंट पॉइंट्स, एक पॉइंट पे आपसे काफी डिस्कशन हुआ जिसपे क्या था, रिसोर्सेज की बात हो रही थी। तो फॉर श्योर इट्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज बट द रिसोर्सेज जिसको अभी अशफाक भाई ने और एलैबोरेट किया कि जी इन्वेस्टमेंट्स, बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स वहां पे चाहिए होती है जहां पे हम कहते हैं जी किसी क्लाउड पे हम जाते हैं तो उसकी स्केलेबिलिटी इज वन ऑफ द बेनिफिट्स। तो क्या कितनी जल्दी आपने बढ़ाना है, तो क्या हमारे पास ऐसे डेटा सेंटर्स क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास और वो चीजें अवेलेबल हैं रिसोर्सेज, इसके इन पॉइंट्स के अलावा और भी ऑब्वियसली योर व्यू एंड ओवर टू यू प्लीज। आई थिंक ये जो अभी डिस्कशन स्टार्ट हुई है और अशफाक भाई ने जो डिस्कशन स्टार्ट की है ना, और उसकी जो कैटेगराइजेशन बनाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी कैटेगराइजेशंस। और आपका ये सवाल है कि इसके अंदर जो रिसोर्सेज की स्केलेबिलिटी के हिसाब से क्या हमारे पास ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि हम जब मर्जी चाहें स्केल अप कर लें और स्केल डाउन कर लें, राइट? Is that the question? I think lost some of the guys. But मतलब that yes, that's just one part of the question कि ये resources वाली चीज। बिल्कुल जी, देखिए अभी तक हमने जितना देखा है ना, तो वो जो सर्विसेज हमने एवेलुएट की हैं उस दिन थोड़ा बहुत बैठ के, एंड वी डोंट हैव द राइट द एग्जैक्ट पार्टनर्स ओवर हियर। ये है कि यू द सर्विसेज दे प्रोवाइडिंग आर इक्विवेलेंट टू सेइंग कि मैंने ये मशीन अपने डेटा सेंटर में रखनी है या आपके डेटा सेंटर में रखनी है। So it's still limited and you know fixed to that maximum usage that you have to pay, right? So अगर बात हो रही थी इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज द की कॉन्सेप्ट जो कि स्केलेबिलिटी को आपकी अनलिमिटेड बनाता है, which means कि आपकी स्केलेबिलिटी during when the load increases with you sleeping at home, the infrastructure automatically scales to your requirements, राइट? सडनली रात को लोड बढ़ा आपकी मशीन्स के ऊपर और आपके कस्टमर बहुत सारे लैंड कर गए और आपकी यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ गई, आपकी अपग्रेड एक्टिविटी चल रही है, आपकी एंड ऑफ डे एक्टिविटी चल रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। सो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव रिटन वॉच स्क्रिप्ट्स जो कि उसको देख रहा है और बेस्ड ऑन के आपकी सेट पैरामीटर्स के ऊपर वो क्या करता है, स्पिन अप करता है आपकी सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोड शिफ्ट करना शुरू कर देता है। बिल्कुल दैट आई हैव नॉट सीन अवेलेबल विद द लोकल प्रोवाइडर जो कि अभी तक मेरी नज़र में से गुजरे हैं। लेकिन आई हैव सीन के जितने हमारे ये बड़े मेजर क्लाउड प्लेयर्स हैं जैसे एज्योर है या AWS है या GCP है विच इज गूगल क्लाउड, या आई एम श्योर ओरेकल क्लाउड के ऊपर भी यू कैन एक्चुअली राइट स्क्रिप्ट्स, यू कैन राइट वॉचेस, यू कैन राइट मॉनिटर्स जो कि आपके लिए सारा कुछ पॉसिबल बनाते हैं। सो योर सिस्टम इज स्लीपिंग राइट नाउ बिकॉज नोबडी इज यूजिंग इट। ईद का टाइम आ गया, ईद के टाइम पे शॉपिंग एकदम से इंक्रीज करके लोड बढ़ गया, आपकी कैंपेन्स आ गई,
और वो आपकी लॉन्च हुई रात को कैंपेन 12 बजे, सो इट हैज द कैपेबिलिटी टू गो स्पिन अप योर बैकअप सिस्टम्स या अदर सर्विसेज टू बाद सर्विसेज में तो ये आपको परवाह करने की भी जरूरत नहीं, विच आर मैनेज सर्विसेज, और उस स्पाइक को आपने हैंडल कर लिया, यू आर ओनली पेइंग फॉर दैट पोर्शन वर्सेस यू से कि मैं ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैक्सिमम स्केलेबल कैपेबिलिटी रेंट आउट कर लूं फ्रॉम अ लोकल प्रोवाइडर एंड देन आई विल बी एबल टू स्केल बट विद इन दैट कैप. इससे एक्स्ट्रा सर्विस लेनी है तो देन आई विल हैव टू गो थ्रू द डिस्कशन विद देम, मेक दैट रिसोर्स अवेलेबल फॉर माय यूज. और उसके साथ ये मसला है कि मैं जब उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस 10% पे 20% पे नहीं लेके जा सकता. I will still be built for that maximum. Yes. Resources backend पे share नहीं हो रही तो apparently क्या? Yeah, so that is what I've seen happening so far. Right. Thank you फरूक भाई. नान भाई, मैं आपके पास वैसे ही आने वाला था एक सवाल के साथ आउट ऑफ द पॉइंट्स जो उन्होंने किए, और उसमें एक था कंप्लाइंस से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड के सेट वी डोंट हैव अ सेट ऑफ कंप्लाइंट कोई रूल्स, सेट ऑफ पॉलिसीज कोई जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे कोई इवन लोकल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के हवाले से भी कोई क्लैरिटी उस पर नहीं है. और हमारे पास एक क्वेश्चन भी है जो कि हम नॉर्मली इस तरह से, लेकिन ऑब्वियसली इज़हार भाई इज वन ऑफ आवर CIOs, और इनके क्वेश्चन भी यही है कि प्राइवेसी ऑन क्लाउड, या मतलब वही है कि यहाँ पे चैलेंज लोगों का आता है क्लाउड पे डेटा जाएगा. तो नोइंग दैट यू आर रनिंग अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन क्लाउड और आपकी सारी चीजें क्लाउड बेस्ड है, तो हाउ डू यू मैनेज, एंड यू हैव दिस, यू आर हेडिंग दिस पोर्टफोलियो ऑफ CISO as well of a big organization and a huge setup. How do you see this challenge filling up, or how do can we address this gap? Thank you so much for obviously that. Based on your expert and your best practices. Yeah, I think let's look at the question around the privacy thing. In my opinion, your data is more secure and you can have better privacy in the cloud than on-prem. There is no doubt about it. The main reason behind it is the amount of investment a public cloud provider can do to protect your data, to protect their own integrity, is just technically not possible in an on-prem environment. Why is that? Because they spend billions of dollars building a data center. They spend billions of dollars having R&D team, a separate security team. They're already managing identities, whether we talk about AWS or Azure or Google. They're already managing billions of transactions with respect to identities. So it is just not possible. It is for their survival to make sure that the data they are keeping on behalf of their customer is protected. Plus, the another benefit you get on the public cloud is a lot easier for them to get all these certifications. Not like they don't have to do all these big boxes. Main reason is that they are protecting, when they are going through the certification, they're going through certification across all data centers rather than one. So if you have a small private cloud provider, maybe in Karachi or Lahore, they have to do all those certifications, and they have to have a team of experts available to make sure the data they're keeping on behalf of their customer are protected. So it's a lot easier for them to do. It's, I think at the end of the day, scale of economy, because they can do everything at a scale, whether it is a scale out with respect to VMs, because they can afford it. Private cloud can't afford it. So another thing, which, because I'm based here in Dublin, Ireland, so we deal with GDPR on day-to-day basis. That's, you can call it just our bread and butter. So from EU data protection perspective, it is one of the strictest, I would say, privacy law ever produced by any country. So what we say here in Ireland, that if you can comply with GDPR, you can comply with all other regulations with respect to personal data, because it has all the bells and whistles which you need to protect your data. And when you're keeping and migrating and hosting your data in the cloud, first thing you see is where the data is hosted. For example, GDPR perspective, it has to be within EU, for example. It can be outside EU, but there are some additional data process segment needs to be done. So with respect to privacy, if I go back to cloud adoption within Pakistan, I think that if I'm not really too much familiar with the local laws in Pakistan, maybe there are some restrictions with financial sector or insurance sector, but in general,
If I'm just producing, I don't know, I'm part of manufacturing sector and local client, or I'm like Daraz or J.com, these kind of sectors, it would be a lot better for me to comply with any regulations if I host my data in the cloud, because the underlying protection is already provided by the public cloud provider. What you have to do or manage yourself is only what you have to do your way. For example, if you're hosting data in SQL Server, your responsibility is to make sure that your data is either encrypted or protected within that database. You don't really care about the underlying infrastructure. You don't really care about underlying framework where the data is hosted. You don't really need to care even how the data is being backed up, how the data is being replicated. You just use those services, because the service provider, whoever it's going to be, is going to provide you two main things. One's the privacy of the data, because you can encrypt data, you can encrypt at rest, encrypt in motion, and you can create your own private cloud as well within public cloud. So you can have your own networking, and it's already connected back to your on-prem. So it's very common. You can use all the firewalls you have on-prem. So you can use Palo Alto firewall, Checkpoint, or Fortinet, three main big firewall companies. You have virtual firewall available in the cloud. You connect back to your on-prem, and you have two options normally. You can use site-to-site, which is very common between branches, and you can also use MPLS extension, which could be in Azure is called ExpressRoute, in AWS called AWS Connect, but there is an equivalent in Google as well. So the benefit is you can keep your data encrypted, you can keep your data protected, but the benefit for you in terms of privacy, you just have to deal with the data that you are keeping on behalf of the customer. You don't have to deal with the data where it is actually hosted, where it's backed up, where it's replicated. So those things are taken care of by the public cloud provider. So that, in my opinion, it makes a big difference. Same as if you're looking for HIPAA compliance, for example. So there are things that you need to do as a company to make sure, if you are dealing with medical data, what you need to do in terms of how you're collecting the data, how often you're keeping the data, how accurate your data is. Those things you have to do it, whether you are on-prem or you're in the cloud, you're in private cloud. But the benefit you're going to get is you only keep what you are good at. What you do, the rest, is leave it with the public cloud provider. They give you the guarantee around SLA. So most public cloud providers normally give you 99.9% SLA. If you have to achieve the same SLA on your on-prem, think about how much money you have to invest to provide that. Same as if you need to scale, which Farooq Bhai has also talked about this. If you need to scale out or scale up, these are two different things. But it's just, it's in my opinion, it's very difficult to do it with private cloud provider. So one example, another I'll say, if I give you an example between private and public cloud, is if you're looking for an active side and also a passive side, so your DR side. So if you're with public cloud provider, they always build their data center in such a way that you always have a paired data centers within same region. So like in Azure, we use Azure North Europe, which is in Dublin, and then you have a West Europe. So these two data centers across two countries. If you're thinking about private cloud provider, it's just economy of scale. It's not really possible for private cloud provider to do it, but you can do in phases. That's one of the things Ashfaq Bhai has said. You can look into migration, and also another topic was discussed around vendor locking. So these two things are very important. So when you're looking for migration, you don't have to lift and shift everything in one go. What you could do, look into the workload, which is non-production workload, development workload, start replicating it, build your DR side in the cloud. And once you are happy with your DR environment with respect to non-production workload, then plan for your production. So do in phases. Don't try to do everything in one go. Just for my own clarity and understanding, आप ये बता रहे हैं कि if we consider GDPR, so GDPR apparently is the benchmark and to set all rest of the regulatory and compliance things. So what was the best practice before GDPR? उस वक्त क्या था? Were they in this? Because we are for sure not one of the nations which were born in cloud, but again, उस हवाले से भी, what were the basic guidelines before GDPR? Were there certain guidelines coming from the service providers,
or there were some regulatory authorities from this inception of cloud in this region, say EU in your case? Yeah. In EU, GDPR is a regulation rather than a directive. So there is a big difference between directive and a regulation in EU. Yeah. So regulation means that when a regulation is implemented within EU, all the member states must have to comply with that regulation. They don't have to change any local law. If it is a directive, it's coming from EU directive, but then it's up to individual countries to implement and make some changes according to their environment. So before EU GDPR regulation, every country has their own data protection regulations. Like in Ireland, we used to have Irish data protection regulation, which was not as strict. For example, now in EU GDPR regulation, if you are in breach of GDPR regulation, you could be fined up to 2% of your revenue or 4% of your revenue. So if you are a $1 billion company, think about 2% of 1 billion euro. You could be fined up to this. Before that, in Irish data protection, I think it was roughly 250,000 is the maximum Irish data protection officer can fine you. So it's just the economy of scale. And we have seen in last 2 years, number of companies were fined because of violation of GDPR regulations. So it's a lot of work done in Europe. And I think that the same practice will be implemented in other countries as well. Even think about example of UK. They are now already outside EU, but they are still following GDPR, and they are going to come back with something similar. So those countries who are not part of EU, they will definitely follow something similar to GDPR. Why should you reinvent the wheel if something is already available? So the difference mainly GDPR has brought is, first thing, when you think about a new application, when we are looking for an application, this is an important piece for us to look for data privacy. And if the data of the individuals, and if you are gathering excessive data, then you need to look for data protection impact assessment. What will be the impact of a common resident of EU if the data is compromised? I see. Those things were not looked after at a level that these are being looked after now. I see. Thank you, Adnan bhai. Coming back to Ashfaq bhai, where do you see this gap in Pakistan? We know that government is still in the process of setting up the guidelines, as he rightly said. GDPR is just one thing; it's just a set of rules for some specific set of information. But otherwise, in general, there are other compliance guidelines. जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से the work in progress, we know there are certain authorities हैं जो कि काम कर रही हैं. What are the gaps that the industry people along with in collaboration? So perhaps जो मैं कहूँगा कि पहली collaboration क्या ऐसा है कि जो cloud companies है, service providers, वो पहली collaboration अपनी करें with the local corporates और उनके साथ मिलके to come up with the guidelines, किस तरह से हो सकता है? What will be an effective way? Actually, the first thing is we need to regulator का तो role बहुत important है. I was just having a discussion with one of the very experienced fellow yesterday, and he told me that with the State Bank they are basically working on कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि जिसमें जिस तरह से वेस्ट में होता है कि आपके पास compliance actually standard available होता है किसी बैंक्स का या actually किसी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, इसी तरह का वो स्टेट बैंक के साथ या इस तरह के रेगुलेटर्स के साथ they are working on. अगर ये अब प्रॉब्लम इस वक्त हम वी आर लिविंग विद दिस थिंग और हम हर कंपनी अपने लिए मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाती है और जैसे हम हम क्या करते हैं कि एक्चुअली हम कस्टमर का जो PII डेटा है वो उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की इंक्रिप्शन की स्ट्रैटेजीज अपनाई हुई हैं. जब व्हेन वी आर बेसिकली कभी किसी UAT इन्वायरमेंट्स में या इस तरह के इन्वायरमेंट्स में जाते हैं तो वो डेटा मास्क कर देते हैं. तो इस तरह की स्ट्रेटजीज को आपको यू नीड टू टेक अप विद ऑन द क्लाउड एज वेल. देखें बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, लेकिन एक बात जो आप जो कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके एंड देन हम
कोई इस तरह का कोई स्टैंडर्ड बना लें, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इतना अच्छा आइडिया होगा। इसमें रेगुलेटर नीड टू कम इन एंड उसको उनको हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे ये भी पता है कि कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ पाकिस्तान के अंदर काफी अच्छे से ड्राफ्ट में मौजूद है, उस पर काम हो रहा है, और प्रॉबेबली मेरा ख्याल ये है कि शायद अब क्योंकि जिस तरह से डेटा की स्पेसिफिकली आपकी जो इंडस्ट्री है इंश्योरेंस, यू हैव we do have a customers data available with us, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं। अभी इस वक्त हम SECP के साथ जो हमारा रेगुलेटर है, रिसेंटली दे हैव गिवन अस साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस, वो फ्रेमवर्क पूरा है कि आप किस तरह से अपने कस्टमर को जो साइबर अटैक्स हैं या जो एक्चुअली वेबसाइट्स के ऊपर या इस तरह की चीजों के ऊपर, हाउ यू प्रोटेक्ट योर इंफ्रास्ट्रक्चर, और किस तरह से आप कस्टमर डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो रेगुलेटर की तरफ से ही आएंगी। हम खुद इंडिविजुअली तो हम काम कर सकते हैं और आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिसेस सब मिलके कंबाइन करके एंड देन वी कैन टेक अप, आई थिंक दैट्स very risky and as well as a very challenging. Yes. So obviously it is something that we are in an ideal scenario it wouldn't work perhaps, but it could be just an initiative that ये इसी तरह से है ना कि आप एक एप्लीकेशन लेते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक स्टैंडर्ड CRM की बात कर लेता हूँ, अब हर एक अपनी तरह से उसको कस्टमाइज करा लेता है। सो अगर आप सिक्योरिटीज में भी कंप्लायंस में ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन लेके चलेंगे, उसके लिए बेहतर ये है कि एक्चुअली आपको यू नीड टू हैव something standard. Yes. Farooq bhai, with your experience, obviously आप पाकिस्तान से बैठ के and you are supporting the organizations and solutions in out of Pakistan and mainly in US market, जिसको हम कहते हैं the most advanced market. वहाँ पे where do you see what would be your view in this case के अगर where should we start, or like government का हमें पता है काम हो रहा है, वहाँ पे चल रहा है, but is there anything else that we can do to actually fill up this gap? और ये पर्सपेक्टिव ये है कि एक बात हो रही थी शुरू से आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि हम अगर क्लाउड पे जाते हैं, तो इजहार भाई ने भी यही पूछा और लोगों ने भी यही पूछा, एहसान साहब भी पूछ रहे हैं कि जी वो कंपनी जो है वो कैसे हम बताएं क्लाउड पे भी आपका डेटा सेफ है, तो वो ट्रस्ट डेवलप। देखिए पॉइंट ये बहुत सारी बातें हुई और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सबसे ज्यादा दुनिया में इनसिक्योर डेटा कौन सा होता है, और सबसे ज्यादा इनसिक्योर डेटा वो होता है जिस मशीन को आप हाथ लगा सकें जाके, राइट, समथिंग यू कैन टच। सो ये जो परसेप्शन है कि यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट डेटा सेंटर्स जहाँ पे इफ द टैंक हैज टू गेट इन, वो दैट इवन कैन नॉट गेट इन, अनऑथराइज्ड बंदा जा नहीं सकता वहाँ पे, जो लोग वहाँ पे काम नहीं करते वो विजिट के लिए वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, and they have a huge list of certifications of security compliances. सबसे ज्यादा सेंसिटिव डेटा जो यूएस में होता है वो आपका मेडिकल रिकॉर्ड है, राइट, एंड राइट उससे ज्यादा आई थिंक फाइनेंशियल डेटा से भी जो सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव डेटा है वो आपका मेडिकल रिकॉर्ड है, ये आपका लीगल रिकॉर्ड है। So ये सारी चीजें they are being retained on gov clouds or public clouds in US right now as an example. There are lots of cloud based health applications. COVID की situation में that has taken off really well. Remotely you can upload your records. If the records, medical records were unsafe, your reports were unsafe, all of these things were unsafe, and they were not HIPAA compliant and all of that, which is unthinkable if you are trying to do that for your local infrastructure, the local cloud provider per se, or your own infrastructure. आप उसके इक्विवेलेंट तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। दूसरी जो सिक्योरिटी होती है, एक होती है ब्रीच की सिक्योरिटी, राइट, जैसे हमारी आजकल बहुत सारी फेसबुक के ऊपर साइट्स होती हैं कि इसका ये नंबर दे दें और ये डेटा ले लें वगैरह वगैरह वगैरह, so you can look at but if you're not making a mistake of publishing your keys on a public site और उसकी वजह से वो लोग जाके वो एक्सेस कर ले, that data once encrypted and you're not sharing that information with anybody is lot more secure than any data that we have on our machines in front of us or in our data centers जिसको कोई भी जाके हाथ लगा सकता है, because हमारे उतने लेवल के compliances
उतने लेवल के चेक्स वहां पे डेटा सेंटर में बिल्ट इन ही नहीं है. Anybody, almost anybody can go and walk into those data centers. So I think ये जो perception है वो सिर्फ ना नजर आने की वजह से है. You think what I can see in front of me is more secure, right? Which is not the case. What we have to now think कि जो लोगों ने इतनी strict क्या नाम है वो ली हुई हैं compliance की certifications ली हुई हैं for their data centers, which are very strict to get. Why wouldn't they be secure? एक ये सिक्योरिटी है. दूसरी जो सिक्योरिटी थी वो थी अवेलेबिलिटी जोन की या AWS के केस में, विच इज के जब भी कोई डेटा सेंटर किसी जगह पे बनेगा तो 2 जगह पे बनेगा. जब वो बनेगा तो वो इवन अस को एक उसका फॉल्ट लाइंस का भी ध्यान रखा जाएगा. ये भी रखा जाएगा कि दे आर नॉट इन द सेम सिटी. ये भी रखा जाएगा कि दे हैव द बैकअप पावर्स, इनफ बैकअप पावर्स अवेलेबल टू लिव थ्रू. दे विल हैव स्टोरेज ऑफ फ्यूल अवेलेबल थ्रू. They're fireproof and they're bomb-proof and whatnot, right? That is why it takes $1 billion to set up some data center in UAE as an example. So इसकी भी तो security है ना. What if something happens and you lose all your data? एक local provider data center में पड़ा हुआ, you never got your site, or you suddenly one day find out that it is not there anymore. Lose all your data. So that is another type of data जो है ना आजकल देखें, data is money nowadays. हमारी जो इंडस्ट्री है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आएगी. customer information, customer interest, customer का data is the money. If you're losing your money, then that's not a good business nowadays. So ये चीजें क्लियरली मार्क करती हैं कि वो जो फियर है ना वो हमारी अपनी पर्सनली परसीव्ड फियर है कि अगर हम उसको देख नहीं सकते, हम हाथ नहीं लगा सकते, वो डेटा इनसिक्योर है किसी भी तरीके से. इनक्रिप्टेड डेटा पड़ा हुआ, आपका की मैनेजमेंट कंट्रोल सही तरीके से लगे हुए, आपकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हुई हुई है, दैट डेटा is lot more secure than any data lying in your data center in your office, or another lot less secure data center outside of your office compared to being in a high-end cloud service providers. It's impossible. There has been probably one in financial institution breach. That was an individual's mistake so far. One breach, and that was कि आपने अपना उठा के पासवर्ड ही शेयर कर दिया, अपनी की शेयर कर दी, आपने अपनी चाबी बाहर रख दी, गेट के छोड़ दी, और ये सोचा कि not going to open it up and get in. That type of human errors. Or but it is a lot more secure than somebody putting in a USB and copying all your data on that USB and taking it home with them. So ये perception आहिस्ता आहिस्ता improve कर जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ये change हो जाएगी, but that's what we are doing over here, and that is what we try to explain to the people as well. So much so कि there are protocols. If you just look at the protocols, कि अगर आपके इन डेटा सेंटर में से एक हार्ड ड्राइव निकल के रिप्लेस होनी है, इम्पॉसिबल है. इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल कि वो ड्राइव डिस्ट्रॉय हुए बगैर जो है वो उस डेटा सेंटर में से, उस रैक में से बाहर आ सके. इम्पॉसिबल है ये. अच्छा फारूक भाई, जिस तरह से I'll come back to अशफाक भाई रादर के. अशफाक भाई, जिस तरह से एक बात हो रही थी हमारी क्लाउड की सिक्योरिटी की बात हुई, तो जिस तरह से जो ऑन प्राइम हाइब्रिड क्लाउड के सोल्यूशन है, जो हमारी एक डिस्कशन भी हुई जिसमें बात हुई, जिसमें कि फॉर इंस्टेंस हमें प्रोडक्ट का नाम चलें जनरल लेते हैं, बिग 3 की बात कर लेते हैं, तो एंथोस है आपका, आउटपोस्ट है बाय AWS, एंड यू हैव एज़्योर के स्टैक. तो उन वाली चीजों पे does it serve the purpose, जो सिक्योरिटी वाली चीज है, क्योंकि पार्ट ऑफ इट आप उसको मैनेज ऑन प्रेम कर रहे हैं and it's back end connected to how it serves the purpose, or what is your view if we bring in these things locally जो कि अभी available नहीं.
देखिए ये जो सारे सोल्यूशन है दैट्स एक्चुअली हाइब्रिड। मैं तो बड़ा बिलीवर हूँ कि आपको क्लाउड पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले इसको हाइब्रिड सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। और जो पहले भी बात हुई हमारी कि ट्रस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा है। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है इंटरनेट अवेलेबिलिटी। तो ये जो दो चीजें हैं ये एक्चुअली, और साथ ही सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा बेसिकली कंसर्न है। हम जो पहले भी बात कर रहे थे कि एक्चुअली रेगुलेटर की जो रेगुलेशंस इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो इन सारी चीजों के साथ ये हाइब्रिड जो सोल्यूशन है दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल ये है कि फर्स्ट स्टेप में ये जो ऑल बिग थ्रीज आई थिंक इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं अगर नाम ले रहा था कि आउटपोस्ट है या इस तरह के जो और जो स्टैक है, जो इस तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उनको हम यहाँ पर पाकिस्तान में जितनी जल्दी वो आ जाए तो शायद ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटर हो सकता है, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है कि यहाँ से आप एक्चुअली क्लाउड को लेकर स्टार्ट कर दें। सिक्योरिटी के हवाले से जो आपकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं दैट प्रैक्टिसेस नीड टू बी इन, वो बहुत आसानी से हाइब्रिड क्लाउड के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाती है रेदर के हम किसी और दूसरा बात ये है कि जब एक्चुअली ये इन स्टैंडर्ड्स कंपनीज के पास से ये प्रोडक्ट्स आ रही होंगी तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव समथिंग जो हमें सपोर्ट कर पाएंगे और हम इन मसलों से बेसिकली बाहर आ सकते हैं। फारूक, हेलो, We lost you guys for about 1 second too. जी जी, फारूक भाई मैं आपके पास आ रहा था वापस ही आउटपोस्ट के हवाले से। इफ यू कैन आल्सो मतलब द हाइब्रिड क्लाउड, अगर इसके हवाले से इफ यू कैन शेयर योर व्यूज एंड देन आई विल कम टू अदनान भाई फॉर द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। ओवर टू फारूक भाई प्लीज। बिल्कुल, आउटपोस्ट जो है ना वो आपकी जो डेटा सेंटर है ना आपका कहीं पे एरिजोना में या कहीं पे सिंगापुर में, दुबई में या इसी तरह के किसी और रीजन में या मे बी शायद पाकिस्तान में, उसकी एक्सटेंशन है, राइट? सो इट इज अ पब्लिक extension of your public cloud. The only difference is the data, the drives the data sits on are on your premises. So आप regulator की जो requirement है ना कि being on the public cloud but your data remains in Pakistan while we do not get the data centers over here, वो वाली requirement पूरी कर देता है। राइट So सर। flexibility आ गई कि डेटा आपके पास स्टोर्ड है but you have like flexibility of scaling out of that rack to public cloud but keeping your data still in your house. उसको आप आम मशीन की तरह, आप कंप्यूटर्स की तरह बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकते। वो मैनेज भी इसी तरीके से होगा। अगेन उस रैक के अंदर वो सारी के सारे फीचर्स बिल्ट इन। इफ यू टेक द हार्ड ड्राइव आउट इट विल बी डिस्ट्रॉयड। ओके, या राइट, हॉट स्वैप करने के लिए आपने सही हाली हार्ड ड्राइव भी निकाली, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन नॉट कम आउट विदाउट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। So that is the safety and security type of data. You cannot access this, that whole system outside of your method that you have already established. तो ये तो वो हो गया। अच्छा, जो बात कर रहे हैं ना शाक भाई, वो हाइब्रिड क्लाउड वाली, वो तो रियलिटी आज की। यानी हम ये कहीं नहीं कह रहे दुनिया में कि आप अपने डेटा सेंटर की, आप अपने लोकल मशीन्स की, आप अपने कंप्यूटर एनवायरनमेंट का दरवाजा बंद कर दें। What you have is both public cloud and your data center on the same network. You can configure the whole infrastructure in that way. जो आज की सिचुएशन है उसमें जो हाइब्रिड क्लाउड्स और फिर द सेकंड पार्ट इज मल्टी क्लाउड्स आर रियलिटी। क्योंकि हमारी कुछ कंडीशंस, हमारी इन्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट, हमारी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट्स हमें अलाउ नहीं करती हैं कि हम सारा वर्कलोड बाज़ दफ़ा उठा के वो उस पर लेके चले जाएं। मसलन हमने कोई बहुत बड़ी एनालिटिक्स की एप्लीकेशन बनानी है, लेकिन हम अगर लोकली उस खाली पैसे बचाने की बात नहीं है, लोकली हम उस तरह की लेवल की कंप्यूट एनवायरनमेंट हम बनाते हैं, ML AI का बहुत बड़ा वर्कलोड चलाना है, तो दैट इज एन एक्सपेंसिव थिंग। बट व्हाट इफ उसके अंदर आपके लोकल डेटा के अंदर भी आई डेटा पड़ा हुआ, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन डेटा पड़ा हुआ है, आप उसको मास्क करें, आप अपना वो सारा का सारा कनेक्शन खत्म करें ऑफ हाउ इट आइडेंटिफाइज द पीपल, यू टेक दैट डेटा टू क्लाउड, डू द कंप्यूटर्स and you bring it back, the result back, and remap everything back again, as an example.
तो आपको जो कंप्यूट एनवायरनमेंट खाली रखनी थी पूरा का पूरा साल फॉर दैट वन टाइप ऑफ एनालिटिक्स दैट यू हैव टू डू। मैंने कोई टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है मार्केटिंग के लिए, अपनी बहुत बड़ी मार्केटिंग कैंपेन चलानी है, मेरे पास टेराबाइट ऑफ डेटा पड़ा हुआ है ऑफ ट्रांजैक्शन, बट मैंने टारगेट ऑडियंस उसमें से ढूंढनी है कि इस इंटरेस्ट के, इस एरिया के, इस एज ग्रुप के कौन कौन से लोग हैं जिनको ये जाके पूरी की पूरी जो फेसबुक कैंपेन है ये जाके हिट करेगी। ठीक है, राइट, दिस इज समथिंग न्यू। अब मैं उसके लिए क्या डेटा सेंटर बनाऊं या मैं बहुत ह्यूज कैपेसिटी खरीद के रख लूं, बिकॉज दैट इवेंट इज लाइक ईद के पास होना है, पूरा साल डेटा इकट्ठा किया, ईद के पास एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च करनी है, उसके लिए साल में एक दफा वो चाहिए आपको। So what you will do is you will maintain that system sitting over there, right, without costing you anything, because public clouds are pay as you use it, pay as you go type environments, and use that. Yeah. Or just like last discussion, Adnan also shared his example of how he manages these small instances for short terms. Yeah. So ये चीज जो है ना, इंटरमीडिएट लोड्स, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी टू गो एंड क्रिएट दैट हाइब्रिड एनवायरनमेंट्स बिटवीन लोकल एंड ऑन। तीसरी जो है जो बहुत बड़ी, I'm going back to the 8 points Ishfaq bhai started with, and they're very beautiful points, is the multi-cloud environment. मेरे लिए सबसे feasible क्या है, मेरी कंपनी के लिए क्या feasible है? AWS, local partner plus Azure, or the combination of all. That's also possible nowadays. World is going towards that. और तीसरी जो दुनिया है वो है कि फिर अच्छा ठीक है, I'll try and make sure कि मेरे जो वर्कलोड्स हैं वो एग्जिट स्ट्रेटजी है मेरी होनी चाहिए। मैं ट्राई करना चाहता हूँ बट आई नीड एन एग्जिट स्ट्रेटजी कि मुझे नहीं पसंद आया, अब मैं क्या करूँगा। मैंने क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन बना दी, कोड डाल दिया, सारा कुछ कर दिया, बट आई एम नॉट लाइकिंग इट, हाउ डू एग्जिट आउट ऑफ इट। सो इशफाक भाई केम इन विद छोटा सा लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था, बट दैट्स मेजर बिग कॉन्सेप्ट एंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कंटेनराइजेशन का, एवरीथिंग ऑन द क्लाउड। Take it out, try it out. If you cannot, you're cloud agnostic, you don't like that, move to another cloud, bring it back. So you get a lot of flexibility around that. So that's another beautiful new concept. Absolutely. So हमारी adoption के अंदर we need leaders who understand these concepts. You start to understand these concepts and you start trying them out and you start bringing in change, the change management part that Ishfaq bhai brought in. और slowly and steadily expose करें और स्किल्स डेवलप करें, इन हाउस स्किल्स डेवलप करें, वर्कलोड्स एनालाइज करें। एकदम ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम दरवाजा खोलें तो हम पब्लिक क्लाउड में हैं और दरवाजा बंद कर देंगे अब तो ऑन प्रेम सिस्टम्स। दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। It's not just an overnight change, cannot happen in over the period of like yeah. Shravu, you had something to add up before we move on to another. एक सवाल था, मैं ये देख रहा था कि फरूक भाई ये जो इंटरनेट के जो मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, how do you see with this ये जो पूरा hybrid cloud solution है, outpost के, how this will what is the dependency of internet over here? Internet की डिपेंडेंसी तो हर चीज as well sitting here, तो क्या आप क्या देखते हैं इसके अंदर? देखिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं इसके अंदर। एक तो सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। ओके, सीमी लाइंस जो है ना उसमें मल्टीपल और लाइंस पिच गई और ऑप्शंस हो गई और पॉइंट्स आ गए और सारा 2 मिनट एक सेकंड रिसेंटली वी हैड सदर्न लाइंस के अलावा नॉर्दर्न लाइंस हमारे पास आ गई शंघाई से, जो एक और इम्पोर्टेंट लाइन थी, एक और कनेक्टिविटी थी, वो हमारे पास आ गई। सो रिलायबिलिटी बढ़ गई। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हर बिजनेस को इम्पैक्ट करती है आजकल। कोविड की सिचुएशन में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के बगैर तो आपके कस्टमर भी किसी चीज के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। दिस इज वन एग्जांपल। आप इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के अलावा unless you have some dedicated line between the two places, a dedicated network between two places, you are sitting here and your data center that you've acquired is in Islamabad, you would still need internet somehow. Like, you need to run your traffic somehow or the other. So internet is a very important thing, I think. But the situation has improved. कितनी outages देखी हैं, बारिश में outage हो जाती है बाहर जगह पे,
But हमारे जो providers हैं, they have improved. I remember the last time it happened, we have about 6 ISPs servicing us. Right? The last mile is the biggest problem. Sometimes CMV lines साल में एक या दो दफा का event है या एक आधा दफा का event है, right? The last mile is the biggest problem. So what you do is add a multitude of backups over there. हमारी कोई भी पॉपुलेशन और इंटरनेट डे बाय डे बढ़ रहे हैं, फाइबर तो को we काट need के to yeah, जिस मर्जी सर्विस का दिल so you so for that what you need to make sure is कि थोड़ा सा plan बेहतर कर ले. Wireless has improved a lot. Ashfaq bhai was talking about the services availability to his branches over the wireless, and they have become more and more reliable. What we have is fibers from two paths and then wireless. So anything happen on the fiber, you automatically switch over to fiber. If not, then we have like a system installed जो कि switches back as to other operators. So 6 में से कोई ना कोई तो चलता ही है ना. बिल्कुल. तो कॉस्ट तो फिर वहां पर हमें इनकम करनी पड़ेगी ना, वो कॉस्ट वहां पर डिवाइड वो हो जाती है कि आपकी अवेलेबिलिटी की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, मैं आपको बताऊं. और हमने क्या किया हुआ है, क्योंकि वी आर शेयरिंग दैट होल बैंडविड्थ. फॉर एग्जांपल, इफ आई वाज सिटिंग इन ऑफिस, what I can do is use 2 MB from one page, I'll be using another 2 MB from another one, or 3 MB for another one at the same time on the same computer. So I'm continuously using all of them and sharing. अगर किसी की सर्विस डिग्रेड होती है, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी अवेलेबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है, it goes off the network automatically. So उस तरह की सिचुएशन में मैं अगर मेरी 10 MB की रिक्वायरमेंट है, 50 MB की रिक्वायरमेंट है, दैट्स डिवाइडेड इन दो 6 पीपल, बट देन रिडंडेंसी भी है, सारे के सारे यूटिलाइज भी हो रहे हैं. आई एम नॉट इंक्रीजिंग द कॉस्ट एज वेल. So all of that has to be done, unfortunately. But see the current situation, the most of the sales nowadays, even your snack sales. I was looking at this beautiful concept called Munchies. That's going to happen. Right? And you have internet available everywhere nowadays. And that is where the most revenue is going to come in from. और जब कोई चीज इस्तेमाल शुरू होती है, जब उसकी नीड बढ़ जाती है, जब उसकी जरूरत बढ़ जाती है, तो इम्प्रूव कर जाती है. That's I am hoping it will happen. और उसके बगैर गुजारा भी नहीं है. बिल्कुल रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लास्ट माइल इश्यूज बहुत ज्यादा है. So but still, considering a few local 4G and the new telecom providers, इनके पास अब direct connectivities हैं, satellite connectivities हैं. I won't name them, but yes, reliability की तरफ हम जाते जा रहे हैं. तो we see के again as we speak के ये it's a journey. तो overall हर तरफ से it's a combination of efforts coming from telecommunication, internet service providers, and the regulatory thing. Before we, because we have a very short time remaining, अरमान भाई से quickly एक चीज पे मैं touch base करूंगा. अरमान भाई, क्या ये जो the standard set of information security, ITC information security, if we number one, उसमें भी हमें पता है कि वो we are not following the complete set of rules जो कि हमें होने चाहिए थे. But if we cover all of them, आप क्या कहते हैं, क्या वो जो मतलब should we still wait for GDPR or some regulatory, हमारा जो standard set of information security अगर हम उसको भी implement कर लेते हैं, वो किस हद तक हमें ये trust develop करने में help कर सकता है? As I mentioned, I think about the GDPR is one of the complex and one of the strictest regulation. So even if you adopt pieces of GDPR which are relevant to the Pakistan industry, then you are at least ticking those boxes, in my opinion. So what GDPR is talking about in a layman term is they would like to make sure the protection of the intellectual property is secure. It's taken from the end user with permission. So you have to have a consent of the person. You have to make sure the data is most up to date with that person. These things you need to do anyway. So even if these are, I would say, an ethical thing, that if you are keeping, let's suppose, a part of banking industry or insurance industry, when I'm keeping customer data, it's my responsibility as a company to protect my customer data. Even there is no GDPR. So whether you protect in the cloud or on-prem, these are different things. The benefit in the cloud is it is going to be a lot simpler for you. You don't have to worry about
where the backup is taken, where the backup is kept, because you can just encrypt the backup, and you don't even know where that hard disk is. If you think about, I have my on-prem data in one of the server room in my office. You are worried about the flood, light, internet, all those issues. Plus, you are also worried about physical aspects of those devices. What are you going to do with the data which is on your SAN? For example, you're going to take the backup locally first, keep it on tape drive, which for the offsite location. The data which you are keeping on the tape drive has to be encrypted and is going to another offsite location. That offsite location is not in the sky. It's just another building, maybe 10 kilometers from your office. How do you know and that? as rightly mentioned, whatever is touchable is not secure. It's not, So that, how do you know that the company who's keeping your tape drives is secure? What will happen if there is a flood? It's going to affect that building as well. You can't protect. But if your data is in the cloud, two things. You don't have to worry about how Microsoft or Azure or Amazon or Google is protecting. They give you SLA. It's normally 99.9% SLA. If you need to achieve that, it's not easy thing. So if you include all those things, the cost of hosting data in the cloud is a lot cheaper. But you have to make sure, how do you manage it? How do you fine tune it? Initially, you always see there is a cost because you haven't thought about how you are going to manage the data. And then you think about reserve instance in Azure is similar in AWS as well, and then how you are buying licenses, whether you're buying license on-prem and then using the cloud, that's another strategy. You have to look for how you fine tune and govern that data. थैंक यू अदनान भाई. भावेश काफी कम टाइम था जी. एक सवाल में एक्चुअली कॉस्ट से रिलेटेड बात हुई अभी, अदनान भाई ने भी की एंड कुछ फारूक भाई ने भी टच की. व्हाट इज द बेस्ट, लाइक मैंने भी शुरू में ये बात की थी कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स और एसएलएस को मैनेज किया जाता है. सो इफ आई आस्क यू बोथ के हम क्या व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस to actually strike the deal with a cloud provider, वो क्या हो सकती है और क्या ऐसे parameters हैं जिनको हमें need to be account for when we basically negotiating for the cloud, because हम cloud के ऊपर जा रहे हैं, उसका one of the objective is the reduction of the cost. Having said that, yes, we are very sure on the requirements, what we need in terms of compute and the optimization of the backend technical. It's further if there is anything that we can elevate. मैं आपको बताता हूँ. This is very much driven around के मेरी need क्या है. ठीक है. The architectures and all of the SLAs are present. मैं ये कहता हूँ I need an extremely reliable solution का architecture which costs me a little extra. बट इसका मतलब ये है कि मैं मल्टीपल रीजन्स के अंदर डेटा सेंटर्स के अंदर मेरा डेटा हर वक्त मौजूद होना चाहिए. One goes down, I should be able to access that. Will cost you little extra. मैं कहता हूँ कि मैं एक रीजन में दो डेटा सेंटर, पाकिस्तान के 2 डेटा सेंटर्स के अंदर which are called availability zones, उसमें मेरा डेटा मौजूद होना चाहिए, which is not as secure as being in 2 countries, but look at the situation better than your current situation कि 2 countries में extremely secure data center में आपका डेटा पड़ा हुआ है. उसकी कॉस्ट नेचुरली थोड़ी सी कम होगी. आप ये कहते हैं कि मुझे जो है ना इससे भी और ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, सो द आर्किटेक्चर विल चेंज, द एसएलएस विल नॉट चेंज, द सपोर्ट इज प्रेजेंट. अगर इनके अंदर देखें नेगोशिएशन का जो सवाल नहीं है, उन्होंने लिख के दिया हुआ आपको. और इफ यू लुक दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग, दिस इज अनदर डिफरेंस. गो टू देयर वेबसाइट्स, दे विल टेल यू कि अगर ये सर्विस इससे नीचे रिग्रेस करती है तो दिस इज हाउ वी विल क्रेडिट बैक टू यू. आपने जो हमें पेमेंट करनी है उसमें से इतने पैसे आपके खुद रिड्यूस हो जाएंगे. They commit you onto that. You don't have to negotiate, don't have to call them, don't have to push them, don't have to hammer them. They have already defined that for you. You want to go 99.9999% more, then you design your architecture which costs you a little more but add more reliability. तो ये सारी की सारी चीजें और पॉसिबिलिटी है और बात करती है अराउंड आर्किटेक्चर्स एंड चॉइस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लेना है तो, अगर सर्विस है तो फिर वो एक और डिफरेंट कहानी आ जाती है, बिकॉज देन यू आर नॉट वरिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. वो कहता है मेरा डेटा अवेलेबल होना चाहिए, दैट दे कमिट टू.
जैसे RDS है, जैसे इस तरह की सर्विसेज हैं, जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, जैसे EBS वगैरह है, ये मैनेज्ड सर्विस है. You don't have to worry about how they are being created, how instance कहाँ पे है, store कहाँ पे हुआ. S3 है, जैसे इस तरह की और storages है, जैसे some will have higher SLAs, some will have lesser SLAs. You have to see कि need क्या है. मैंने archived data रखा हुआ है, तो मैं सस्ती वाली जरा less reliable storage में भी रख दूँ for a very long time. But that does not mean कि you will lose your data ever. That only means the recovery time when a loss happens, right? हमेशा recovery time होता है. Disaster की recovery होती है. That will change. That will change with your architecture. That will change with the So design. Change the it's cost same as well. Right, Imran bhai? So ये जी discussion बिल्कुल, है. जिस तरह बिजनेस के पास जाके बताते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस सर्विस पे कितना डाउन टाइम बिजनेस बर्दाश्त कर सकता है, और उस हिसाब से भी सेटअप भी SLA. इसमें सिर्फ मैं ये कहूंगा कि क्लाउड, पब्लिक क्लाउड्स तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, दे लाइक द टॉप टियर कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड नाउ. बट यू हैव टू मेक श्योर यू सेलेक्ट द राइट पार्टनर्स कि इसके पास जी स्किल जी और एक्सपीरियंस कितना है. इज दैट मैचिंग विद व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. ठीक है, दैट वुड बी द, अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो वाला है. हु इज योर पार्टनर, वेयर दे कमिंग फ्रॉम. आप उनके साथ बैठे, एक आई बार सी. कराएं और इन चीजों के अराउंड डिजाइन कराएं. गुड पॉइंट. Yeah. Adnan, you have something to add upon that? I think you need to look for a cloud adoption framework and then come up with a strategy how you would like to जी do it. अदनान भाई, आपकी तरफ से आपने वैसे एक अच्छा पॉइंट इसमें ऐड किया था कि SLA से रिलेटेड है, हाउ यू. That's what I'm saying. You need to come up with your cloud adoption framework. जी, go ahead. And 1 to 3 years time frame where you look for hybrid cloud. And then when you're looking for big players, you need to look for negotiate the cost, and cost could be negotiated in different ways. For example, say, okay, I would like to bring or host 100 machines. It's going to cost 100K in euro. And then in that case, if okay, in 3 years time, I'm going to invest 300K or 400K in euro and dollar. And that case, you start negotiating with those big players. And those big players have different offerings. You can look into, okay, if I commit to host a VM for 3 years, the VM cost is roughly 70% cheaper on Microsoft Azure, and it's something similar on AWS as well, and same in Google. So you need to make sure you have to look into your framework strategy, what data you would like to keep in the cloud, and what data cannot go outside my premise. There could be regulatory reasons, or there could be some other reasons. Another reason I have seen in a lot of organizations, the data can't be hosted in the cloud because you're using for example, iSeries in banks is very common. Most public cloud providers don't offer you a service to host iSeries data at the moment. So you need to look for what you can host in the cloud, what you cannot host in the cloud, how you are going to secure, and also look into connectivity with the cloud as well. And you make sure that you always have two connectivity. Like, for example, looking for site-to-site VPN, and also you are also looking for direct connectivity. Could be Azure Express Route or AWS Connect. So you have to have two connectivity. There's a question I would like to answer that if it is okay for you guys. Amar Hussain is asking that question. OpEx to CapEx. Yeah. So I think around you change from CapEx to Sure, OpEx. sure. I think that's my answer. How can you convert cloud expense from OpEx to CapEx? Actually, totally opposite. You move from CapEx to OpEx model. Exactly. That's what we do normally. Yeah. So I think we need to educate our CFOs and CEOs explaining how to switch from CapEx model to OpEx model as well. That's very, very important. The benefit for them is for CFO that you're not making huge capital investment. You're looking for, and you can do in phases. Let's suppose you say, okay, I have enough. Nothing on the books. Yes. Yeah. So जब इसमें next पे जाते हैं ना, तो we are trying to keep all of this very very non-technical, very 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 basic and high level concept level के ऊपर. जब इसमें और आप डीप डिस्कशन पे जाते हैं तो फिर और बहुत सारी बातें आ जाती है. जैसे अभी धनभाई ने बात की थी क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क. So that helps you define your strategy. So there is a framework available, there's help available that you fill up,
they give you how to move, आपकी इंटरनल टीम रेडीनेस किस तरह लेके चलनी है, and then they talk about business और engineering इनकी आपस में जो them being on the one page is very important, business value का निकल रही है, स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे लेके जाना है, अपनी टीम की स्किल्स कैसे एनहांस करनी है. सो दैट फ्रेमवर्क हेल्प्स यू डिफाइन कि मैंने आज एक स्टेप 1 से स्टेप 3 from here to being on the cloud. Being on the cloud is more about being a data ready company, a company that is ready to leverage the amount of data it is collecting around its business and do the analytics more than anything else nowadays. अगर Yeah. आप थोड़ा सा मजीद वो करें, ठीक है. तो 3 साल के बाद I want to be able to run campaigns based on my data, based on my customers, based on the contacts that I have, based on the contacts you guys in the field are creating and generating the data over the mobile phone being stored and server somewhere. Being for example, a pharmaceutical company, they should be able to collect and run lots of huge marketing data. Telecom companies, वो यूजेज ट्रैक करती हैं अपने अपने यूजर्स का, कौन सी ऐप पर यूज हो रही है, नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह. they can all do that tomorrow. They can collect that information. They can see what type of interest does an individual have, and allow other companies to use their network to run their campaigns. I don't know, they could sell that data. So what is becoming more data centric, और ये सबसे बड़ी I think driving force है. One way Yes, I help. KG, you start off with initial steps. Right, sir. So, and one way we can do it. Sorry, go. Right, sir. ठीक, नहीं बिल्कुल. और एक तरीका जो हम देख सकते हैं कि केपेक्स किसी तरह अगर हमें केपेक्स पे ले ही जाना है तो वो तरीका सिर्फ हो सकता है एक कंपनी जो कि रिचार्ज कर रही है फॉर इंस्टेंस टू इट्स multiple divisions can perhaps into something hybrid cloud sort of thing or some private cloud जो कि on prem या कहीं वो launch करके पूरा environment रखते हैं, then they start. So it's a upfront investment and then you recharge it back to your divisions or other places within the company. So this is how हम IT को we make it a cost center से निकाल के और profit center में लेके जाते हैं. But again cloud itself, as you guys rightly mentioned, I'll also ask request Ashfaq bhai to share his perspective कि हम जाते इसलिए no upfront investment, हम capex पे ना जाएं, depreciations पे ना जाएं, CFOs को पैसे ना मांगे उनसे, उनकी बुक्स पे ज्यादा लोड ना डालें और pay as you go वाले मॉडल पे रहते हुए और आगे ले जाए. तो Ashfaq bhai, your perspective very quickly. ये तो हम talking from beginning के cloud is the future. Yeah, and थोड़ा delay जरूर है, but we need to in any case adopt it. Cost is the biggest factor, as well as फरूक भाई ने, अदनान भाई ने एक बात बड़ी मतलब इसमें की कि actually expertise available हैं. आपका जो actually जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडिली अवेलेबल है. यू जस्ट गो देयर, आपको सैप का कोई क्लोन बनाना है या यू नीड टू डू समथिंग और कुछ आपको वो करना है, यू गो देयर एंड बाय क्लिकिंग जस्ट यू कैन इन हाफ एन आवर यू कैन बिल्ड योर ओन एप्लीकेशन. तो अवेलेबिलिटी है. जैसे मैंने इन द बिगिनिंग भी बात की थी कंटेनराइजेशन वाली बात जो की थी, यू इफ यू बेसिकली यूज दैट तो क्लाउड इंडिपेंडेंट हो जाता है. आप कहीं से भी उठाएं, यू कैन बेसिकली पुट इनटू द समवेयर जहां पर भी आप चाहें. बिल्कुल. और अब हम जो ये डिफरेंट किस्म के आउटपोस्ट या इस टाइप के जो भी बेसिकली हाइब्रिड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, सो दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान के जब ये चीजें पाकिस्तान में आ जाएंगी तो आई थिंक के इस हवाले से बहुत सारी चीजें जो डेटा वाला जो एस्पेक्ट है, शायद कुछ रेगुलेटर्स इस पे डेफिनेटली दे विल थिंक अबाउट इट और कुछ चीजें आ जाएंगी. अभी मैं रिसेंटली वी वर डिस्कसिंग समबडी के कनाडा के अंदर वो ड्राइविंग लाइसेंसेस को दे हैव लाइक टेकन टू द एक्चुअली ऑन द क्लाउड. सो ये इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में भी वेरी सून यू विल सी. मेरा ख्याल है कि वो चीजें ज्यादा दूर नहीं है. थोड़ा सा जो हम तीनों ने एक बात ये की कि अवेयरनेस डिसीजन मेकर्स को एक्चुअली थोड़ी अवेयरनेस देने की जरूरत है
है, एंड वहां से जब पुश आएगा और जो CFO वाला जो पुश है कैपेक्स को किस तरह से आप अपना रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये चीजें बेसिकली थोड़ी सी अवेयरनेस से आएगी। और इस तरह के सेशन जो हम कर रहे हैं और डिफरेंट किस्म के बेसिकली प्लेटफॉर्म फोरम से ये चीजें पुश हो रही हैं, तो डेफिनेटली वेरी नियर फ्यूचर यू विल सी कि पाकिस्तान के अंदर भी ये चीजें काफी बेहतर होंगी। और हम भी फारूक भाई की तरह जो है एक्चुअली बिल्कुल क्लिक एंड 2-3 क्लिक्स के ऊपर चीजें अवेलेबल कर देंगे लोगों को। तो बेसिकली दिस इज वन अवेयरनेस के अंदर हमें व्हाट वी आल्सो नीड टू डू इज टू कम्युनिकेट टू द बिजनेस राइटली कि जी इट्स नॉट ऑल अबाउट कॉस्ट सेविंग, इट्स अबाउट डेटा सेविंग एंड getting over with the responsibility कि आज generator down हो गया, कल UPS down हो गया. So these are the primary issues, or rather the बिल्कुल जो low level के issues होते हैं going on further कि कोई security attack हो सकता है, it can be anything else. Securing your infrastructure पे जाके खत्म होता है. तो yes, value proposition rightly उनको बताना और उस transition को as a journey लेके चलना, this is our responsibility. And thank you so much once again. We are already over and above the given and assigned time, which was 1 hour, but it was such an interesting discussion that we could not hold it within the time. And like always, thank you so much for very valuable input. And we have this time around representation internationally as well. So thank you all, the people, the listeners, the viewers, for all the active participation and your questions and your feedback. Thank you, Adnan bhai. I will keep bugging you for definitely other shows, Farooq bhai, you too, and otherwise as well. And thank you, Ashfaq bhai. आप तीनों का बहुत शुक्रिया for the valuable feedback. And I look forward, इंशाल्लाह, कि हम इस discussion को, इस topic को next step लेके चले in the days to come, in the shows to come. Absolutely. Thank you. Thank you. Okay. Allah Hafiz. बहुत शुक्रिया. Yeah.